ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में डॉक्टर खालिद सुहेल के साथ। और वजह आप सब जानते हैं, इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ये है कि मैं डॉक्टर साहब के जो शेरी मजमूए हैं 3, तलाश जो 1986 में शाया हुई, उसके बाद आज़ाद फ़ज़ाएँ जो 1993 में शाया हुई, और समंदर जज़ीरे जो 2006 में शाया हुई, उन पर उनसे एक तफसीली गुफ्तगू कर रहा हूँ। ऐसी गुफ्तगू जिससे किताब की पूरी नौइयत, डॉक्टर साहब का शायरी का पूरा मिजाज, उनकी नज़में और गज़लें और उनके मौज़ूआत जो है वो आप सबके सामने आए। और डॉक्टर साहब की इन किताबों को पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला है कि वो एक बहुत मुनफरिद शायर हैं और उन मौज़ूआत को उन्होंने टच किया है जो उमूमन हमारे शोरा अपनी शायरी में नहीं बरतते हैं। यही वजह है कि जब मैंने इन किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक अजीब सी खुशी और मुसरत महसूस होती गई, और मैं एक जज्बे और लगन के साथ और बड़े शौक़ के साथ मैं इस काम को मैंने जारी रखा, उनकी किताब को पढ़ा। और उसके बाद मैं आज डॉक्टर साहब की लाइब्रेरी में दोबारा बैठा हुआ हूँ और आप सबकी खिदमत में हम दोनों मिलकर कुछ उनकी दूसरी किताब पर आज बात करेंगे, क्योंकि तलाश पर गुफ्तगू हो गई थी। तो आज दूसरी किताब हमारे पेश नज़र है और वो है आज़ाद फ़ज़ाएँ। तो डॉक्टर साहब, अगर मैं इस किताब पर बात करूँ जो कि 1993 में शाया हुई, तो मुझे ये बताइए कि ये जो बीच का पीरियड था 1986 से 1993, उस दौरान आप सिर्फ शायरी करते रहे या दूसरी सिनफों में भी आपने तब आजमाई की, जो आपकी अफसाना निगारी थी, आपके मज़ामीन नवीसी थी वगैरह वगैरह, तो उस पर भी आपने कुछ काम किया, ये सिर्फ शायरी करते रहे? नहीं यासीन बेग साहब, मैं किसी एक सिनफ के साथ जो है वो इतना एक्सक्लूसिव नहीं हूँ। तो वो जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, जी जी, जिस हवाले से भी मुझे जिसकी इंस्पिरेशन होती है या तहरीक होती है, तो नहीं, वो अफसाने भी लिखे, मज़ामीन भी लिखे, बल्कि उस दौर तक थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में लिखना भी शुरू कर दिया, कुछ नफसियाती मज़ामीन, कुछ सियासी मज़ामीन। तो शायरी उसका एक हिस्सा था, लेकिन मैंने और भी असनाफ में अपना जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है वो मैं करता रहा। मैं कभी किसी एक सिनफ के साथ उस तरह मैंने एक्सक्लूसिवली फील नहीं किया किसी में लिखना है। जो जिस तरह मेरे जहन में जो चीज़ आई, जो मुझे लगा कि मुझे ऐसे लिखना चाहिए, वो मैंने लिखा। अच्छा, तो शायरी की तरफ, शायरी करने की तरफ कब आप राग़िब होते? क्या आप पर ऐसा गुजरती है कि आप सोचते हैं कि अब शेर वारिद होने वाला है? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मुझे एक जो इश्यूज़ है, मैंने तलाश में भी देखा था कि वो जो इश्यूज़ हैं, जो थीम्स हैं, जो वारदातें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक वाक़े या एक तजुर्बे या एक वारदात से इंस्पायर होता हूँ, या वो मुझे स्टरअप करती है, वो मुझे मतलब सोचने पे मजबूर करती है, या बाज़ दफ़ा डिस्ट्रेस भी करती है कि मैं देखता हूँ कि वो मुझे कि कोई एक बेइंसाफ़ी या एक जुल्म या एक जबर या एक इनइक्वालिटी और जो भी चीज़ें हैं ज़िंदगी के बारे में, जो बेसिकली जो ह्यूमन सफरिंग है, उससे मैं बहुत एक तरह से इंस्पायर होता हूँ, चाहे वो इज्तिमाई सतह पर हो या ज़ाती तौर पर, गमे हिजरा भी हो, गमे दौरा भी। और उसमें हो सकता है मेरा एक नफ्सियात का तालिब इल्म होना या एक साइकोथेरेपिस्ट होना। तो मेरा ये शुरू से रहा है कि इंसान इतना क्यों सफ़र करता है, वो क्यों इतना कर्ब से गुजरता है, और वो उसके बारे में अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकता है, उसका राज क्या है। और मेरे नज़दीक ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस होता है कि हमारी जो अक्सर जो सफरिंग है, जी जी, वो मैन मेड है, वो खुद साख्ता है। अच्छा, बहुत कई चीज़ें जिनमें हमारा इख्तियार नहीं है, जैसे एक ज़लज़ला आ गया या एक तूफ़ान आ गया, लेकिन जो इंसानी रिश्ते हैं या इंसानी जज्बे हैं या इंसानी कैफियत हैं, मैं समझता हूँ कि इंसान उस पर इख्तियार रखता है कि उसको बदले, लेकिन अक्सर लोग उसको नहीं बदलते या नहीं बदल सकते। तो मेरी ये कोशिश होती है कि कैसे उन चीज़ों को समझा जाए और उन चीज़ों के बारे में हम इनफरादी इज्तिमाई तौर पे क्या कर सकते हैं, ताकि ज़िंदगी को आसान, आसूदा और बेहतर पुरसकून कैसे बनाया जा सकता है। ये एक सवाल है जो मेरे ज़हन में रहता है। तो जब मैं कोई चीज़ किसी लेवल की भी सफरिंग देखता हूँ, तो वो तो बाज़ दफ़ा वो अगर इमोशनल है, इमोशनली टच करती है, तो शायरी या अफसाना,
और अगर वो इंटेलेक्चुअली टच करती है तो वो मज़ामीन, मकाले, इंटरव्यूज़, ये इस तरह मेरे नज़दीक कैफियत आपके पास आती है। अच्छा, अब जब मैं इस किताब के आपके, क्योंकि वो आपका एक मखसूस स्टाइल है कि आप चैप्टर्स ज़रूर देते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, तो आप अपने अदबी तख्लीक को भी जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें भी चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर है, इसमें 7 चैप्टर हैं। एक चैप्टर है हमारे बच्चे नया अब निसाब चाहेंगे, इंसानियत के रिश्ते, एक औरत हूँ मैं, बूढ़ी आँखें, तन्हाई के शहर में खालिद, क़ुर्बत का हर लम्हा गनीमत, सबा रात बादल फूल, और 7वां चैप्टर है इम्कान। और ख़वातीन हज़रात, जब मैंने तलाश के बाद डॉक्टर साहब की ये किताब पढ़ी आज़ाद फ़ज़ाएँ, तो मुझे इसमें इनका सफ़र, बहुत शायरी का सफ़र मैंने कारी की हैसियत से देखा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो सफ़र बहुत आगे का सफ़र जा रहा है। इसमें मुझे खालिद सोहेल की जो गज़लें हैं वो पहले के मुकाबले में, तलाश के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई। तो इसमें मैं सफ़ा ब सफ़ा जैसे मैंने किताब पढ़ी है, उसी तरह मैं डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू करता जाऊँगा। और इसमें एक और पोर्शन है जिसका मैं अभी जिक्र नहीं करूँगा, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और मुझे बहुत पसंद आया, और वो इसके बाद ही है, दूसरा चैप्टर है। डॉक्टर साहब वो समझ गए हैं कि मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ। वो चैप्टर जो है वो पहले उसमें नहीं था। तो डॉक्टर साहब, मुझे पहले तो एक बात बताइए, सबसे पहले जब मैं किताब शुरू करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि चैप्टर से पहले जो है आपकी एक नज़्म आती है जो चैप्टर में शामिल ही नहीं है बल्कि चैप्टर से अलग है, उसका नाम है खुशबख्ती। ठीक है, तो ये आपने अलग क्यों रखी? ये जो खुशबख्ती नज़्म है, ये एक्चुअली एज ए राइटर, एज ए क्रिएटर, वो एक तरह से उस किताब का पेश लफ्ज़ की तरह है। अच्छा, दिबाचे की तरह है किताब की, वो एक इंट्रोडक्शन है। मैं ये समझता हूँ कि बहुत से लोग दुनिया में हैं जो ऐसे खुशबख्त नहीं हैं कि वो शेर कहें या अफसाना लिखें या नज़म लिखें या तख्लीकी काम करें। वो एक ट्रेडिशनल लोग हैं जो ज़िंदगी गुजारते हैं, पैदा होते हैं, ज़िंदा रहते हैं और फौत हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई क्रिएटिव इस तरह काम नहीं किया। तो मेरे अंदर ये मैं समझता हूँ कि मेरी कोई सलाहियत नहीं, मैंने उसको चाहे बढ़ावा दिया हो, लेकिन जेनेटिकली मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मेरे चचा आरिफ अब्दुल मतीन शायर थे, जो वालिदैन की जो मेरा ददियाल है, उनके अंदर फ़िलासफ़र्स, शायर, अदीब, मैथमेटिशियंस, तो मैं समझता हूँ कि वो जेनेटिकली मेरे अंदर एक था। हाँ, जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे अंदर एक तख्लीक़कार है, एक फ़नकार है, एक शायर है, तो मैंने उसको एक्नॉलेज किया। तो वो एक तरह की मेरे अंदर एक है कि मैं खुशकिस्मत हूँ, खुशबख्त हूँ, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए मैंने वो खुशबख्ती नज़्म जो है वो लिखी, ताकि एक तरह से तारुफ हो कि मैं इस शायरी को, फ़न को कैसे देखता हूँ। अच्छा जनाब, उसके बाद जब हम आपके चैप्टर्स की तरफ आते हैं तो पहला चैप्टर है हमारे बच्चे नया अब निसाब चाहेंगे। बात वही है कि दूसरे शोरा का जब भी कलाम खोला जाए, ठीक है ना, तो रोमांस सामने आता है, उनकी मोहब्बतें, इश्क, महबूबा, है ना, जुल्फ, रुखसार, हिजर, वसल, सारी कैफियतें जो है ना वो नज़र आती हैं। लेकिन जब आपकी शायरी की किताब खोली जाए तो उसमें नौजवान सामने आता है कि आज के अहद के नौजवानों के क्या मसाइल हैं, घर से उसको क्या तोहफे मिलते हैं, माशरा उसको क्या देता है, ठीक है, वो किस अज़ियत से गुजरते हैं, उनके लिए जो है, जैसा कि किताब का उन्वान ही लगता है कि आपने उन्हीं को सोच कर रखा है कि उनके लिए वो आज़ाद फ़िज़ाएँ क्यों मैसर नहीं हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोनों किताबें जो है 20 से 30 साल के अरसे पहले लिखी गई, जी, ठीक है ना, तो इन 20-30 सालों में वो नौजवानों को उस वक्त मुखातिब करके या उनको जहन में रखकर उनकी जिन चीज़ों को और जिन मुसीबतों को, तकालीफ को, या उनको माशरे में जिस तरह दिक्कत और तकलीफ़ हो रही है उसको आपने पेश किया था, क्या उसमें कुछ कमी आई? देखें, ये मेरा जो मुशाहिदा या तजुर्बा है, जी जी, ये मशरिक़ के हवाले से भी है और मगरिब के भी हवाले से, और मैं समझता हूँ कि दोनों मुआशरों में नौजवानों ने पिछले 20-30 साल में बहुत फासला तय किया है। अच्छा, उसकी एक मिसाल मैं आपको दे दूँ कि जिसकी एक मिसाल ये सोशल मीडिया है। जी जी जी, कि जो 30 साल पहले ये फेसबुक और इंटरनेट और ये चीज़ें नहीं थी, उस सोशल मीडिया की वजह से लोगों को, नौजवानों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में, एक दूसरे साथ कम्युनिकेट करने में, और वो बातें जो वो असल नाम से या अपने माँ बाप से या घर वालों के साथ या माशरे में नहीं कर सकते, वो फेसबुक या इंटरनेट की वजह से एक बैनुल अक़वामी डायलॉग, वो एक जो पाबंदियाँ थीं, वो जो रुकावटें थीं, वो ख़त्म हो गई हैं।
तो मेरा ये मुशाहिदा है कि आज का नौजवान जो है, मशरिक़ का हो या मगरिब का हो, वो सोशल मीडिया की वजह से आज से 30 साल के नौजवान के मुकाबले में उसको जो सहूलतें हैं, उसको जो मराहत हैं, उसको जो हकूक़ हैं, उसको जो अपने मसाइल के इजहार के लिए जो उसको मौक़े हैं, वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ, और उनका जो अपने रवायती माँ बाप को या माशरे को चैलेंज करने का जो जज्बा है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये एक सिर्फ मेरी शायरी का नहीं, एक बैनुल अक़वामी जो रवैया है। मैं ये समझता हूँ कि आज की नस्ल जो है, जो अपने भांजे भांजियों को देखता हूँ, ये वो सवाल करती है, ये वो चैलेंज करती हैं, ये वो क्रिटिसाइज़ करती हैं बुज़ुर्गों को। बाज़ बुज़ुर्ग उसको बुरा भी मानते हैं, लेकिन मैं उसको वेलकम करता हूँ कि मैं समझता हूँ कि नौजवानों के सवाल जो है, तो बजाय ये कि हम अपने बाप से कुछ सीखें, मैं समझता हूँ कि बच्चा बाप का बाप होता है, वो उसको कुछ चीज़ें सिखाता है जो जिसको हम अपनी अना या अपनी रवायत या खुददारी या कुछ भी समझते हैं, हमारी ईगो, हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते। लेकिन असल बात यह है कि आज का नौजवान जो ना कई हवाले से अपने बुज़ुर्गों से बहुत आगे, तो मैं उसको एक्नॉलेज करता हूँ, मैं उसको पसंद करता हूँ, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। तो ये मेरा एक रवैया रहा है कि हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चों में। बिल्कुल। अच्छा, ये आपकी जो दूसरी किताब है, ये तो लाहौर से शाया हुई। जी, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान में इसकी अप्रोच ज़्यादा थी, लोगों तक इस किताब में ज़्यादा पहुँचे होंगे। तो नौजवानों से जब आप दोनों किताबों में इतना मुखातिब हो रहे हैं, तो इस दौरान आपको क्या महसूस हुआ कि बहुत सारे नौजवानों ने ये नज़में पढ़ी और आपसे राब्ते किए? परल, ये मैं मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान गया था, लेकिन सच्ची बात ये है कि मेरी किताबें मतलब मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़, कॉलेजेस, इस तरह वो होती रही, क्योंकि कई पब्लिशर्स ने शाये की। लेकिन मेरा पहले भी तलाश के वाले से भी कहा था कि खतूत आ जाना या बातचीत करना, लेकिन वो जो महफिलें हैं जिसमें आप उठते बैठते हैं, वो मैं ऐसे ही हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए चला गया। तो मेरा ज़्यादा जो सोशल इंटरेक्शन था या है, वो ज़्यादा शुमाली अमेरिका या यूरोप में ज़्यादा रहा। मैं कुछ, लेकिन यहाँ के नौजवान उर्दू तो कम पढ़ते हैं ना। हाँ, कम पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक चूँकि मैं साथ साथ इंग्लिश में भी लिखता रहा, और कुछ चीज़ों की, कुछ नज़मों के तर्जुमे भी अंग्रेज़ी में हुए, तो वो एक जनरल मेरा वेलकमिंग एटीट्यूड है, कि उनको, नौजवानों को उनकी नफ्सियात को समझा जाए, उनकी नफ्सियात पे बात की जाए, उनकी नफ्सियात उनको सराहा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए। तो वो कई हवालों से डिस्कशंस चलती रहती है, लेकिन मैंने कभी उसको, शायद आप इस हवाले से बात करें, मैंने कभी अपनी किताबों की भी उस तरह मार्केटिंग और प्रमोशन को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दिया। और यही वजह है कि आप बहुत मुनफरिद लिखते हुए, चूँकि उस हब से दूर हैं जो उर्दू का हब है, तो इस वजह से जो है वो वहाँ उस तरह जो है, जिस तरह आपके अशार को मकबूल होना चाहिए था या आम लोगों में उसकी वो फैलाव होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपकी ये किताबें यकीनन जब उर्दू अदब की तारीख़ लिखी जाएगी, तो उर्दू शायरी की तारीख़ लिखी जाएगी, तो उसको कनाडा से गुजर कर जाना होगा और खालिद सोहेल की इन किताबों का हवाला बनाना होगा। तो डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि किताब आपके हाथ में है, और मैं रेफरेंस यहाँ उसको कोट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सफ़ा नंबर 20 पर आपकी एक गज़ल है, ठीक है। तो उस गज़ल का एक शेर है कि मजजूब की बातों में मानी के जवाहिर, बीमार की जेबों में शफा ढूंढ रहे हैं। और इसका मतलब आप पढ़ेंगे। सहराओं में हम बाद सबा ढूंढ रहे हैं, कुफ़ार के सीनों में खुदा ढूंढ रहे हैं। मजजूब की बातों में मानी के जवाहिर, बीमार की जेबों में शिफा ढूंढ रहे हैं। तो मुझे ये पूछना है कि ये बड़ा वो है, कुछ लोग इसको किसी और तरह देखते हैं, कुछ लोग किसी और तरह देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मजजूब को आप माशरे में क्या जगह देते हैं? कौन होते हैं मजजूब और उनको क्या जगह देनी चाहिए? बहरहाल ये, अब जैसे आपने कहा कि जो हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, कि इसका एक पहलू ये है कि लोग उसको पागल उसको यूज़ करते हैं, कि जो दीवाना हो जाए, जो बेसिकली जिसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, उसको हम समझते हैं कि ये मजजूब है और ये मतलब अपनी ख्याली दुनिया में है। लेकिन उसका एक और पहलू, जो रूहानी पहलू है, उसका ये भी है कि वो शख्स जो जज्ब की कैफियत में है, जो हाल की कैफियत में है, जो बेसिकली
एक एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है। जी जी। तो मेरे नज़दीक, क्योंकि मैं नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ, जी जी, तो मुझे ये लगा कि पाकिस्तान में मैं जब गया तो मैंने वहाँ देखे कि जिनको मैं अपने एज ए माहिर नफ्सियात, जिनको मैं साइकोटिक या समझता हूँ कि जिनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल होना चाहिए, मैंने देखा कि कई लोग जाकर उनसे गंदा तावीज़, उनसे दुआएं मंगवाते हैं। ये हालांकि वो बेचारे जो हैं वो ज़हनी तवाज़ुन को खो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ये एक तरह से रवायत है या कम इल्मी है, ये जानते नहीं कि हम अभी तक एक दीवाने को और एक सूफ़ी में बाज़ दफ़ा फ़र्क नहीं करते, महसूस नहीं करते। तो ये एक इशारा उस तरफ है उसी तरफ कि ये कि कैसे लोग, उनको जानना चाहिए कि कौन क्या है, कौन किस दर्जे पर है, किसको इलाज की ज़रूरत है और कौन हमारा तरीक़त की राह का जो मुसाफिर, वो साफिर है। बिल्कुल सही है जनाब। आपकी इसमें जो गज़लें हैं वो बड़ी तवाना गज़लें हैं और हर जगह मैं किसी न किसी शेर पर अटकता गया हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि अगर उतना मैं तवील चलूँगा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा मुझे मुतासिर कर रही है उनसे, तो अब सफ़ा 20 से मैं आता हूँ, सफ़ा नंबर 25 पर आपकी एक गज़ल है। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो सुनाएँ, क्योंकि मुझे ये गज़ल बहुत अच्छी लगी। जनाब, ये गज़ल के जो इशार हैं कि जज्बों में तज़ादात, इरादों में तज़ादात, रूहों से छलक आए हैं चेहरों में तज़ादात, वाह, नींदों के समंदर में है बेख्वाब जज़ीरे, एक जहर बने रात की आँखों में तज़ादात, और मासूम रिदाओं पे मिले खून के धब्बे, आ जाएं दबे पाँव जो शहरों में तज़ादात, वाह, और बेलौस मोहब्बत की नमी चूस रहे हैं, बेलौस मोहब्बत की नमी चूस रहे हैं, सरतान की मानिंद है रिश्तों में तज़ादात, और हमसाए भी बन जाते हैं फिर खून के प्यासे, हमसाए भी बन जाते हैं फिर खून के प्यासे, एक हश्र बपा रखते हैं कौमों में तज़ादात, और मकता है कि ताबीरों से महरूम रहे क्यों न वो खालिद, ताबीरों से महरूम रहे क्यों न वो खालिद, इंसान बसा रखे हैं ख्वाबों में तज़ादात। वाह। तो डॉक्टर साहब, वाकई ये तज़ादात जो है ये हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है और इसकी वजह से बहुत सारे हसास जहन जो है वो बहुत मुतासिर होते हैं। तो चूंकि आप एक नफ्सियात दान भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जज्बों और रिश्तों के तज़ादात की जब आगही हासिल हो जाती है जिन लोगों को, तो वो अपनी ज़िंदगी पुरसुकून बनाने के लिए क्या करेंगे? दुनिया से कट जाएँ या किस तरह वो दुनिया के साथ, उन तज़ाद भरी दुनिया के साथ अपने आप को ज़िंदा रखें? अब देखिए, यहाँ पर जो मेरा शायर है, मेरे अंदर का शायर, और मेरा जो प्रोफेशनल है, जो नफ्सियात का तालिब इल्म, जो नफ्सियाती मुआलिज जिसको कहें, वो आपस में एक तरह से बहुत करीब आ जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो नफ्सियाती हम इलाज करते हैं या उनके साथ थेरेपी करते हैं, तो उसकी एक जो मैं इस पर फोकस करता हूँ कि जो कपल्स हैं, जो दोस्त हैं, जो फैमिली हैं, उनको हेल्प की जाए, उनको समझाया जाए कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको हल करने के कुछ तरीके हैं। जैसे आप कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट्स डिज़ोल्व कर सकते हैं, आप जिनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वो जो आपने कहा कि जो तो गैर सेहतमंद होते हैं वो तो या छोड़ के चले जाते हैं, या किनारा कश हो जाते हैं, लेकिन जो सेहतमंद लोग हैं वो एक पीस है जो कॉन्फ्लिक्ट के इस तरफ है कि आप उसको कॉन्फ्लिक्ट को छूते नहीं, या समझते कि मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक पीस हुआ है जो कॉन्फ्लिक्ट की दूसरी तरफ है। तो मेरे इशारे ये होते हैं कि अगर तज़ादात है तो हमें उनसे घबराना, डरना नहीं चाहिए, हमें उनके साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, मुकालमा करना चाहिए, और अगर मुकालमा होगा, डायलॉग होगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, तो वो जब पीस आएगा तो वो एक ज़्यादा सेहतमंद और देरपा अमन और सुकून और आश्ती और शांति हो। तो बहरहाल ये इशारा उस तरफ है कि कौमों में हो, अफराद में हो, मतलब है जैसे हमारा हमसाए ममालिक हैं, कभी उनके साथ आप बैठें, आप उनके साथ गुफ्तगू करें। हमारे यहाँ तो मतलब है कि यहाँ पर वो तज़ादात जो हैं, जो मगरिब में बैलेट्स से करते हैं, हमारे यहाँ बुलेट से करते हैं। वहाँ आपका जो दुश्मन है उसको कत्ल कर दो, उसको मार दो, बजाय बैठ कर जो मुकालमा करना है, जो डायलॉग करना है। तो ये मेरा रवैया ये है कि अपने हों या पराए हों, हमें उनके साथ बैठ के तबादला ख्याल करना है और इस तरह हम पुरअमन तरीके से उन तज़ादात को ख़त्म करें। अब जनाब डॉक्टर साहब, सफ़ा नंबर 30 पर आते हैं।
इस पर भी मैं आपकी एक बेहतरीन गज़ल देख रहा हूँ, और मैं ये चाहूँगा कि कलाम शायर बज़बान शायर आप सुनाइए, फिर हम इस पर बात करते हैं। शुक्रिया। इस गज़ल के चंद इशार हाजिर खिदमत हैं कि क्या तुमने कभी अपना मुक़द्दर नहीं देखा, वाह, क्या तुमने कभी अपना मुक़द्दर नहीं देखा, हर घर में जो बसता है यहाँ डर नहीं देखा, वाह वाह, और आईना हर एक कमरे का हैरान है कि क्यों कर, आईना हर एक कमरे का हैरान है कि क्यों कर, जिस शख्स ने देखा उसे मुड़कर नहीं देखा, वाह, और बुनियाद भी कमज़ोर है दीवारें शिकस्ता, इस दौर में इंसान का पैकर नहीं देखा, और शेर अर्ज़े के लफ्ज़ों की इमारत पे हैं आसेब के साए, शायर तो कई देखे पैगंबर नहीं देखा, और इस दर्जा रिवायात की दीवारें उठाईं, वाह, इस दर्जा रिवायात की दीवारें उठाईं, नस्लों से किसी शख्स ने बाहर नहीं देखा, वाह वाह वाह, और मकता के रातों की तो क्या बात है, इस शहर में खालिद बरसों से कभी दिन भी मुनव्वर नहीं देखा, क्या तुमने कभी अपना मुक़द्दर नहीं देखा। वाह। तो ये आगही की बातें हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब इंसान को, दुनिया को, घरों को इतना दुखी पाकर आप उनके बारे में लिखते हैं, तो आप खुद अपनी शख्सियत को कर्ब में मुब्तला नहीं कर लेते? बहरहाल ये एक सफ़र है मेरे नज़दीक, जो हसास लोग हैं, जी जी, चाहे शायर हों, अदीब हों, फ़नकार हों, फिल्म मेकर्स हों, वो जो सेंसिटिविटी है वो एक मिक्स्ड ब्लेसिंग है, उससे आपको एक लेवल का दुख, कर्ब, अज़ियत भी आप महसूस करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब आप उसको शेर में डालते हैं, नज़म लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, या उसको क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है, तो वो आप अपनी भी थेरेपी कर रहे होते हैं, और उससे मुआशरा भी एक बेहतर सूरत इख्तियार करता है। मतलब है शायर को, मैं जैसे मुझे अब्बास ताबिश का शेर याद आ रहा है कि सकूते दहर रगों में उतर गया होता, सकूते दहर रगों में उतर गया होता, अगर मैं शेर न कहता तो मर गया होता। वाह वाह। तो ये जो सेंसिटिविटी है, मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ कि अगरचे ये आपको एक दुख, कर्ब, अज़ियत से आशना कराती है, मुतारफ़ कराती है, लेकिन अगर आप उसमें आगे जाएं तो ग्रेजुअली आप उस दर्द और उस कर्ब के अंदर से, जैसे आप भी जानते हैं कि आप उस दुख दर्द की कोख से आपका मज़ाह भी निकलता है, वहीं से शायरी भी निकलती है, वो एक कैथारसिस भी होता है, वो एक थेरेपी भी होती है, और उससे एक सोशली एक बेहतर मुआशरे की राह भी निकलती है। तो मैं उस हवाले से उसको वेलकम करता हूँ। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जनाब, सफ़ा नंबर 40 एक गज़ल है इसमें, जिसका एक शेर मुझे बहुत अनोखा, दिलचस्प और मुनफरिद लगा। जी जी, कि कोई माचिस दिखाकर सो गया कब का, हमारी नींद ने अब रात भर जलना। जी जी, तो गज़ल में माचिस जो है या मुझे आई डोंट नो, ये मेरे जहन में इमेज आया है। हाँ हाँ, कि आप चूँकि ख़ुद शादीशुदा शख्स हैं, और आप जानते हैं बीवी हो या महबूबा हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जिसको हम, अब चूँकि आप बहुत मतलब अंदर की बात कर रहे हैं कि ये बेडरूम की बात आप कर रहे हैं, तो उसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई भी कपल हो, जो भी मोहब्बत करने वाला कपल है, जो मोहब्बत का एक तारीक रुख भी है, मैं जिसको डार्क साइड ऑफ लव कहता हूँ, कि आप पिलो टॉक कर रहे हैं, यू नो, आप दिल की बातें कर रहे हैं, और वो आपकी जो महबूबा है, जो आपका महबूब है, वो एक जुमला, एक ऐसी काटदार बात करके सो जाता है। अच्छा, और आप सारी रात जागते, करवटें बदलते रहते हैं, वो आपको फांस से तो उसका, और मुझे कोई इशारा नहीं मिला तो मुझे लगा कि आग लगा के वो तो सो गई, और हम जो है ना सारी रात, तो ये ये मेरी फीलिंग है। और ये बहुत, तो अब उसको मतलब है सेक्स के हवाले से, या उस मतलब मैं उसको खुल के इस तरह नहीं कहना चाह रहा था, तो मैं उसको एक कोई इस्तारा, तो ये मेरे जहन में ख्याल आया, तो मैंने उसको इस तरह, और मैंने इसको इसलिए मुंतखब किया कि इसी हवाले से मैं आपके कुछ तख्लीकी मामलात को भी डिस्कस कर लूँ। जैसे कि शायरों के बारे में कहा जाता है कि वो रातों को जागने के आदी होते हैं, तो आप भी आदी हैं या आपको नींद आ जाती है? आसानी नहीं, जनरली मुझे बहुत नींद बहुत जल्द आ जाती है, बल्कि जनरली मैं किसी जगह पे लेट जाऊं, यू नो, और मैं 1-2 मिनट में आंखें बंद करता हूँ और मैं कहीं भी सो सकता हूँ। अच्छा। मुझे वो,
लेकिन ये जो कैफियत है ये बहुत मतलब एक्सेप्शनल, इस वजह से शायद वो मुझे उसका एहसास हुआ कि अगर साल में एक दफ़ा ऐसा वाक़या। लेकिन जनरली मुझे कोई नींद का, बल्कि मैं महसूस करता हूँ कि और लोगों को जिनको नींद नहीं आती, क्योंकि मैं कभी दवा भी लिख रहा होता हूँ एज ए थेरेपिस्ट, लेकिन मुझे खुद ऐसे लगता है कि जो ना एक हो सकता है मेरी कुछ अब आदत ऐसी हैं कि एक रूटीन है। अभी मैं एज ए साइकियाट्रिस्ट बात कर रहा हूँ, एक रूटीन है कि मैं 12 बजे सोता हूँ, सोने से पहले मैं कुछ पढ़ता हूँ और सुबह के लिए जो मैंने काम करना होता है उसके लिए, तो एक रूटीन है जिसकी वजह से मेरा नींद का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि बाज़ तख्लीकी काम करने के लिए, बाज़ मैंने देखा जो आर्टिस्ट हैं वो सारी रात जागते हैं कि उनको तन्हाई या यकसुई मिलती है, क्योंकि दिन के वक्त वो सारा घर वाले या जॉब और ये वो नहीं। लेकिन वो ऐसी बात नहीं, ये जो शेर था ये ख़ास मखसूस हालात में उसकी अक्कासी करता है। तो आप लिखते कब हैं? मेरा एक रूटीन है कि मैंने महसूस किया आज से कोई 10 साल पहले कि मैं सुबह के वक्त बहुत फ्रेश फील करता था। तो मैं सैटरडे की सुबह, संडे की सुबह, मंडे, ट्यूसडे, तो हफ्ते में 4 दिन मैंने सुबह जो है 4 सुबह वो क्रिएटिव काम के लिए रखी है। अच्छा। शाम को मैं पढ़ता हूँ और एक टॉपिक या एक जो मौजू मुझे वो मैं अपने माइंड को, लाशूर को फीड कर देता हूँ, और जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं फ्रेश होता हूँ और मैं लिखने के लिए तैयार होता हूँ। तो मेरा एक रूटीन है कि जो मैंने अपनी क्रिएटिविटी को, इस वजह से मैं बहुत लिखता हूँ कि मैंने अपनी क्रिएटिविटी को जो लाशूरी तौर पे, अगर आप चाहें तो मैं उसका बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा जी बताइए, बिल्कुल बताइए। ये मैंने सीखा, एक थेरेपी केस था जिसमें एक मरीज़ा अपने साइको एनालिस्ट के पास, माहिर नफ्सियात के पास जाती है और वो ड्रीम एनालिसिस करता है। अच्छा। तो वो उसको कहता है हर दफ़ा जो आती है हर हफ्ते कि तुम्हें कोई अपना ख्वाब सुनाओ तो मैं उसका तजिया करूँ। और एक दिन उसके पास कोई ख्वाब नहीं था, उसने कहा कि मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा। तो थेरेपिस्ट थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा कि मैं चाय बनाता हूँ, 5 मिनट की देर में तुम एक ख्वाब लिख लो। अच्छा। तो उसने ख्वाब ऐसे ही बना लिया, गढ़ लिया, और उसने वो एनालाइज किया। तो वो बेचारी जब घर आई तो वो तो शर्मिंदा थी। तो उसने कहा कि मैंने थेरेपिस्ट को वो किया, डिसअपॉइंट किया। तो उसने एक ड्रीम डायरी शुरू की। उसने अपने तकिए के नीचे एक डायरी रखी और सुबह उठ के पूछती थी कि मेरा क्या ख्वाब है, तो वो लिखती थी। तो जब उसने डायरी रखी तो उसके ख्वाब का याद आने की रफ्तार, जो प्रोबेबिलिटी बढ़नी शुरू हुई। तो मुझे वहाँ से ख्याल आया कि ख्वाब और क्रिएटिव प्रोसेस जो है ये दोनों लाशूर से आते हैं। तो अगर मैं भी एक खाली डायरी अपने तकिए के नीचे रखूँ और अपने आप से कहूँ कि सुबह उठ के मुझे क्या लिखना है, तो मैं अपने लाशूर को ट्रेन कर सकता हूँ। तो मैंने कई सालों में उसको ट्रेन किया। और हाँ, अच्छा। और आहिस्ता आहिस्ता अब मैं मौजू देखता हूँ, जो मेरे टॉपिक्स या जो थीम्स होते हैं, और मैं उनको डायरी पे लिख कर सो जाता हूँ। अच्छा, रात को सोने से पहले डायरी पे लिख के सो गए और सुबह उठे तो वो मुझे लगता है मेरा लाशूर एक सेक्रेटरी की तरह वो काम करता रहता है और मुझे बहुत से आइडियाज। वाह वाह वाह, ये एक मैं भी शुरू करूँगा। जी बहुत आप ट्राई करें, आपको बहुत उसका वो। तो बहरहाल ये एक तो ये तो बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ मैंने सीखी। और यकीनन दोस्तों, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप सबके लिए भी बड़ी काम की चीज़ है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए हो। आप जो ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं उनको आप अगर रात को सोचें और उसके सुबह में इस तरह अंजाम दूंगा, ये दूंगा, तो ऐन मुमकिन है कि वो आपके लाशऊर की बिल्कुल आपकी बड़ी मदद करे। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छी सी एक बात बताने का। अब मैं आ रहा हूँ आपके सफ़ा नंबर 46 पर। और जनाब, इसमें मेरे पास जो उस गज़ल का शेर है वो दोनों मिसरे अपनी अपनी जगह मुझे बड़े कमाल के लगते हैं। एक बात ये कहना कि मैं तेरा हूं मगर तुझसा नहीं, अकेला हूं मगर तन्हा नहीं। तो ये तेरा हूं और तुझसा नहीं हूं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो मोहब्बत करने वाले हैं वो कहते हैं यार हम दोनों एक जैसे हैं, और मोहब्बत उस वक्त तक नहीं होगी जब एक जैसे ख्यालात नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। तेरा हूँ मगर तुझसा नहीं हूँ, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं हूँ। तो मुझे ऊपर के मिसरे की भी वजाहत चाहिए और नीचे ख़ास तौर पे कि ये अकेला और तन्हा ये क्या फ़र्क है। मैंने क्योंकि एक और 2-3 जगह आपके शेरों में अकेला और तन्हा का वो देखा है, मवाजना देखा है, तो मुझे ये फ़र्क ज़रा समझना है। जी। मेरे नज़दीक ये जो हमारी रवायती शायरी है तो मुझे लगा कि उसमें महबूब के लिए अपनी जान दे देना, अपनी जान को उसमें मतलब है कि मन तू शुदम तू मन शुदी ताकस न गोयत बादजा मन दी गरम तू दीगरी, ये हमारा एक रवायती वो है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने ये
अपने मेरे चचा के अंदर आरिफ अब्दुल मतीन, उनके अंदर भी उनकी शायरी से मैंने ये सीखा कि एक लेवल की वो है प्राइड है, एक लेवल की खुददारी है, यू नो। उनके मैं आपको 2 शेर सुनाता हूँ, उससे आपको अंदाजा होगा। वो कहते हैं कि मैं तुझे ढूंढने न निकलूंगा, मैं तुझे ढूंढने न निकलूंगा, सोच कर मुझसे तुम जुदा होना। वाह। मैं तुझे ढूंढने न निकलूंगा, सोच कर मुझसे तुम जुदा होना, लौट आई हो चश्मे नम लेकर, लौट आई हो चश्मे नम लेकर, खुश ना आई हवा जमाने की। वाह वाह वाह। अब ये एक प्राइड है कि आप एक प्राइड के साथ आप अपने महबूब के साथ मिलते हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि हम चाहने वालों पे छिड़क देते हैं जहाँ तक, हम चाहने वालों पे छिड़क देते हैं जहाँ तक, हाँ भूलने वालों को ना हम याद करेंगे। वाह वाह वाह। तो मेरे नज़दीक ये जो है ना एक प्राइड का है, हम आप इस रिलेशनशिप में प्राइड करते हैं। आप भी मोहतरम हैं, मैं भी मोहतरम हूँ, हम 2 मुख्तलिफ हैं। तो हमारी जो इंडिविजुअलिटी, तो मेरा जो मोहब्बत का तस्वर है उसमें एक आदमी जम नहीं हो जाता, वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं, लेकिन उनकी जो इनफरादियत है, उनकी जो यूनिकनेस है, वो भी कायम रहती है। ये जो है दूसरा जो मिसरा है उसमें अकेला और तन्हा, उसको अंग्रेजी में जब हम कहते हैं कि आप एलोन हैं, अकेले हैं, और एक एलोन में और लोनली में फ़र्क है। एलोन है कि आप अकेले, फिजिकली आप अकेले हैं, अकेले हैं, लेकिन जो लोनली है वो आप एहसास तन्हाई में आप एक दुख का शिकार है, अगरचे बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, हाँ है ना, वो भी हो सकता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अकेला हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोई दुखी या तन्हाई का शिकार नहीं हूँ। मुझे अपनी कुर्बत भी पसंद है, मैं अपने साथ भी एक वक्त गुजार सकता हूँ, और जो भी। तो इस वजह से मेरे नज़दीक मोहब्बत में एक प्राइड का एलिमेंट, कि आप इज़्ज़त का एलिमेंट और अपनी यूनिकनेस को कायम रखने का, ये मेरे नज़दीक मैं उसको पसंद भी करता हूँ, उस पर अमल भी करता हूँ। और ये मेरे उन जज्बात और कैफियत का इजहार है कि लोगों को मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन उनको अपना, मैं उसमें कोई नरगसियत की बात नहीं कर रहा, मैं उसमें कोई ये बल्कि बाज़ ये भी मैं आपको बता दूँ कि बाज़ जिसको मैं बात करूँ वो कहेंगे कि ये तकब्बर है, ये गरूर है, ये वो है, ऐसी बात नहीं है। वो उसमें भी मैं आज चूँकि आपको आरिफ अब्दुल मतीन के शेर सुना रहा हूँ, क्योंकि उनसे मैंने बहुत इस्तिफ़ादा किया। उनका एक शेर है कि नादां हैं जो कहते हैं कि मगरूर है आरिफ, वाह, नादां हैं जो कहते हैं कि मगरूर है आरिफ, हमने तो उसे पाया है एक बंदा खुददार। वाह, ये जो खुददारी है कि आप अपनी प्राइड है, तो ये बेसिकली मेरे कई इशार में आपको मिलेगा कि हमें एक प्राइड के साथ, दोस्ती हो या मोहब्बत हो, हम दूसरे का एहतराम करें और उसके बावजूद एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे को चाहें। तो ये एक नफ्सियाती नुक्ता है जो आपने जिसको पिक किया, तो और मुझे मौका दिया कि मैं इसी गज़ल का आप मतलब ज़रूर पढ़िए एक दफ़ा फिर। जी, मैं इसके साथ फिर मिलाता हूँ ताकि लोगों को वो, मैं तेरा हूँ मगर तुझसा नहीं हूँ, हाँ ये मतलब ही, अकेला हूँ मगर तन्हा नहीं। वाह। अब जनाब हम आते हैं सफ़ा 48 पर, एक गज़ल के आखिरी 2 शेर हैं। जी जी जी, ये ज़रा मुझे तशरीह तलब है, तो पहले आप शेर पढ़िए जी जी, और उसके बाद मुझे ज़रा इसकी तशरीह कीजिए। इसका मतलब है कि सजा सजा सा नए मौसमों का चेहरा है, ख़ज़ां का हुस्न बहारों से बढ़ के निखरा है। ये मैंने मतलब इसलिए पढ़ा कि ये जो मगरिब का माहौल, ये मैंने स्टेज सेट किया है मतलब में कि यहाँ पर आपको मौसम ख़ज़ां भी बहुत खूबसूरत हुई, क्योंकि पत्तों के रंग, तो हमारे यहाँ जो मगरबी मशरक़ में है कि ख़ज़ां एक बुरा माहौल है, यहाँ पर ख़ज़ां भी खूबसूरत है, और ख़ज़ां में भी एक नए रंग और कलर्स और कैफियत और ये है। तो ये मैं वेस्ट की ये गज़ल है। तो उसमें जब जो फाइनली जगह जो में आया है, तो 2 शेर हैं कि रवां है शहर में हकदार मंजिलों की तरफ, जो काफ़िले का है कायद वो एक बच्चा है, और मुअज़्ज़ज़ीन में शामिल वहाँ के कुत्ते हैं, ये किस दियार में खालिद सुहेल रहता है। तो ये दोनों इशार भी मैं समझता हूँ कि जो वेस्ट में जो चीज़ें मैंने सीखी, जो उसको जो महजरी अदब कहते हैं, तो यहाँ पर मैंने बच्चों की स्कूलों में, घरों में जो उनकी इज़्ज़त है, जो मैंने पहले भी आपसे बात किया, उसको तरफ इशारा है कि जो काफ़िले का है कायद वो एक बच्चा है, कि बच्चे से वो आप स्कूल में कॉलेज मतलब है वहाँ पर सीखते हैं, उसको मतलब है कि वो आपको लीड करता है। और जानवरों के साथ जो यहाँ का सलूक है उसको भी एक ह्यूमन राइट्स के साथ साथ एनिमल राइट्स हैं, जिनका पाकिस्तान में मुझे कोई तसव्वुर नहीं था। कुत्ता बिल्ली कुछ जानवर हैं, हम उनको मतलब है कि बिल्कुल जानवर समझते हैं। यहाँ मुझे लगा कि उनकी भी एक इज़्ज़त है, उनकी भी एक रिस्पेक्ट है, जो यहाँ के पेट्स हैं
वो बहुत मोहब्बत, लोग मोहब्बत प्यार से उसके साथ, तो बच्चों के साथ और जानवरों के साथ जो प्यार है, हाँ, ये उसका इज़हार। ठीक है। अच्छा, सफ़ा नंबर 49 जो है, इस पर एक शेर मुतवज्जो करता है जी जी कि कंकर कोई फेंकेगा तो ये भेद खुलेगा, तालाब है, नदी है, वो दरिया के समंदर। जी जी बहुत एक लाजवाब शेर है, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं ये ज़रा पढ़ दूँ, और इस पर अगर आपको इज़हार ख्याल करना चाहें तो करें, वरना हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंकर कोई फेंकेगा तो ये भेद खुलेगा, तालाब है, नदी है, वो दरिया है कि दरिया के समंदर। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में ना आपको बहुत से लोग मिलते हैं, यू नो, लेकिन आप उनकी डेप्थ का अंदाज़ा नहीं होता। हाँ। लेकिन जब कोई क्राइसिस होता है तो उस क्राइसिस में जब वो इजहार करते हैं तो बड़े बड़े दानिश्वर जो हैं वो बहुत उथले दिखाई देते हैं, खोखले नजर, जिनका मतलब उनको लगता है वो निसाबी बातें कर रहे हैं, किताबी। लेकिन जब एक मसला आया है, किसी ने उनको चैलेंज किया है, तो उनका भरम खुल जाता है। और उसके मुकाबले में वो जो आपको एक सादा लोग लगते हैं, अनपढ़ लोग लगते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी डेप्थ होती है क्योंकि उनके अंदर विजडम होता है। तो ये मेरा इशारा इस तरह है कि बाज़ लोग नॉलेजेबल बहुत होंगे लेकिन उनके अंदर विजडम नहीं है, और बाज़ के अंदर विजडम है लेकिन वो इतने वैसे मतलब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए नहीं। तो बहरहाल मेरा ये था कि जब तक क्राइसिस ना हो, वो बाज़ लोग वेस्ट में कहते हैं कि व्हेन यू स्क्वीज एन ऑरेंज इट गिव्स ऑरेंज जूस। तो वो जो अंदर होता है वो जब गुस्से में या क्राइसिस में बाहर निकला। अच्छा जनाब, हम सफ़ा नंबर 53 पर आते हैं, और इस पर एक गज़ल है, उसमें एक आपका एक शेर है कि हर घर में बढ़ी जाती है रुसवाई की ख्वाहिश, हर घर में बढ़ी जाती है रुसवाई की ख्वाहिश, मुद्दत से किसी सहन में पत्थर नहीं उतरा। तो जब मैंने ये रुसवाई का लफ्ज़ इसमें पढ़ा तो मुझे ख्याल आया कि हमारे जो क्लासिकल शायरी है या क्लासिकल शोरा हैं, या आज के भी अगर हम शोरा को ले लें, इफ्तिखार आरिफ की भी एक मशहूर गज़ल है कि आज उसमें भी रुसवाई का बड़ा जिक्र रहता है, ठीक है ना। तो शायर जो है हमारा वो रुसवा होने को अपनी इज्जत बढ़ाना गर्दानता है। आप इसको कैसे देखते हैं, रुसवाई को या रुसवा होने को? मुझे आपके कहने से एक फराज का शेर याद आया है कि मुझे याद आया, लेकिन साथ एक मिसरा उसका याद आ रहा है। चल मैं ज़रा सोचता हूँ कि क्या था, पर चले मुझे अभी याद आता है कि मैं ये समझता हूँ कि जब मोहब्बत का आगाज़ होता है, जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि वो उसका इजहार और लोगों से करें ताकि लोगों को पता चले। लेकिन वो एक कॉन्फ्लिक्ट का शिकार होते हैं कि जहाँ वो लोगों को बताना चाहते हैं लेकिन लोगों की जजमेंट से डरते भी हैं कि वो उनको जज करेंगे, कि वो मोहब्बत के रास्ते में रोड़े अटकाएंगे। तो ये जो एक मैं समझता हूँ कि मोहब्बत का जज्बा जो नौजवानों में ज़्यादा, लेकिन वैसे भी हो सकता है कि वो एक नफ्सियाती कैफियत है जिसमें आप बताना भी चाहते हैं और उनकी जजमेंट से डरते भी हैं कि कहीं वो आपके लिए मतलब गड़बड़ ना करें। तो वो एक कैफियत होती है। और अगर एक फैमिली है, एक कम्युनिटी है, तो उनका भी एक इश्यू है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो नौजवानों के जो रोमानवी इश्यूज़ हैं उनको एक लेवल पे कंट्रोल भी करना चाहते हैं। तो वो मेरी शायरी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो जो रोमानवी ताल्लुकात हैं उनकी जो मुख्तलिफ शेड्स हैं, उनकी जो मुख्तलिफ कैफियत हैं, उनका इजहार है, मशरिक़ में हो या मगरिब में हो, कि वो कैसे मुख्तलिफ स्टेजेस से, मुख्तलिफ मदारिज से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में वो जो मोहब्बत के पहलू हैं वो कैसे उनका इजहार होता है। बिल्कुल। तो आप कुछ कहना चाहें? बोलिए, आप बोलते जाइए। बहरहाल वो मुझे शेर अभी बीच में याद आ जाएगा, लेकिन उस जो फराज का शेर है, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है इस गुफ्तगू को हम यहाँ ख़त्म करते हैं और कुछ देर बाद हम दोबारा आपसे गुफ्तगू करने आएंगे और फिर हम इसमें आपके उस सेक्शन में चलेंगे। ये तो गज़लों का सेक्शन था, इसके बाद हम चलेंगे नज़्मों की तरफ। और
ये वही नज़मों का हिस्सा होगा, इंसानियत के रिश्ते, जिसके बारे में मैंने शुरू में आप सबको बताया था दोस्तों कि ये बड़ा पावरफुल सेक्शन है। और आप जब इस पर गुफ्तगू सुनेंगे और डॉक्टर साहब की नज़में सुनेंगे आप बहुत खुश होंगे, तो इंतज़ार कीजिए। मैं एक शेर अब मुझे याद आ गया। जी जी बोलिए। कि पहले पहल का इश्क जी जी अभी याद है फराज, जी, पहले पहल का इश्क अभी याद है फराज, दिल खुद ये चाहता था कि रुसवाइयाँ भी हों। वाह 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 वाह। बहरहाल इस पे हम खत्म करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। अगले हिस्से में हम आएंगे और इंसानियत के रिश्तों के साथ आएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका।